अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एलिज़ाबेथन एज की प्रोज को देखेंगे। एलिज़ाबेथन एज में जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रामे के हवाले से नाम था वो विलियम शेक्सपियर का था। तो एट द सेम टाइम जो प्रोज में इम्पोर्टेंट नाम है वो फ्रांसिस बेकन का है। फ्रांसिस बेकन जो है वो 1561 में पैदा हुआ और 1626 में उसकी डेथ हुई है। बेकन इतना ही इम्पोर्टेंट है रिनेसेंस एज में, या उसकी मिलिट्री इम्पोर्टेंस है जितनी कि विलियम शेक्सपियर की। अगर विलियम शेक्सपियर जो था वो ड्रामे में मास्टर था, तो प्रोज में जो है वो फ्रांसिस बेकन का नाम है। बेकन ने प्रोज जो राइट्स अप की तो यही लेटर ऑन जो है इंग्लिश नावल की बुनियाद बनी। In Bacon we see that one of these complex and contradictory natures which are the despair of a biographer, यानी एट द सेम टाइम हमें उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मिलती हैं और एट द सेम टाइम उसकी, यानी अगर कोई बायोग्राफर उसकी ज़िंदगी को ढूंढे तो वो मायूस हो जाएगा कि एट द सेम टाइम वो कुछ हवालों में बहुत अच्छा है और कुछ हवालों में उसके बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। If the writer be an admirer of Bacon, he finds too much of that he must excuse or pass over in silence. यानी जो बेकन का अगर कोई एडमायरर राइटर आएगा, बायोग्राफर आएगा, तो उसके लिए तो इतनी कमाल की चीज़ें हैं कि तो वो खामोशी से गुजर जाएगा, उसको कोई बेकन की बुरी बात ही नज़र नहीं आएगी। And if he takes the stand on the law to condemn the avarice and dishonesty of his subject, he finds enough moral courage and ability to make him the question the justice of his own judgment. यानी अगर कोई उसका मुखालिफ है तो उसको भी उसकी ज़िंदगी से बहुत सारा मवाद मिल जाता है जिस पे वो अपना नेगेटिविटी को, जिस बात पे वो उसका मुखालिफ होता है उसको जस्टिफाई करे। In the one hand is rubbed Ben Johnson's attribute to his power and ability, यानी बेन जॉनसन ने उसकी पावर और एबिलिटी को जाहिर किया। On the others, Helms summary that he was a man who, being entrusted with the highest gifts of heaven, habitually abused them for the poorest purpose of the earth. कि बेकन जो था वो बहुत सारी उसे गॉड गिफ्ट्स जो है ना, हाइट्स ऑफ गॉड गिफ्टेड हेवनली मिले हुए थे, लेकिन उसने उनको पोरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। ये हेल्म ने उसकी तनकीद की है, जबकि बेन जॉनसन ने कहा कि ही वॉज एब्सोल्युटली अ मैन ऑफ पावर एंड एबिलिटी, habitually hired them for his genius, places and titles in the service of injustice, covetousness and oppression, यानी उसने उन abilities को negative sense में यूज किया। Laying aside the opinion of others and relying upon the facts of the Bacon's life, we find on the one side of the politicians, cold, calculating, selfish, and on the other hand, literary and scientific man with an impressive devotion to truth for its own great sake. Here, a man using question means to advance his own interest, and there a man seeking with zeal and endless labor to penetrate the secret ways of the nature, with no more object than to advance the interest of his fellow men। यहाँ पे ये बेसिकली बात चल रही है, वो कहते हैं कि हम उसकी अगर लाइफ को एक साइड पे रखते हैं कि वो किन हवालों से अच्छा था और किन हवालों से बुरा था, तो सेल्फिश था, कैलकुलेटिंग था, लेकिन हम ये देखते हैं कि ही वॉज ग्रेट। अगर लिटरेरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ही वॉज अ ग्रेट लिटरेरी मास्टर, और अगर जो साइंटिफिक टेंडेंसीज की तरफ उसकी ओरिएंटेशन थी तो ही वाज मोर एडवांस इन दो साइंटिफिक टेंडेंसीज ऑफ द एज। So in our ignorance of the secret motives and the sufferings of the man's life, the judgment is necessarily suspended। यानी हम बेकन की, वैसे हम होते भी क्या नाम है, हम उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली जजमेंट तो नहीं कर सकते ना। Bacon was apparently one of those double natures ना, at the same time यानी वो कुछ हवालों में के हवाले से उसने अपने आप को इंतहाई लोअर्ड कर लिया था, यानी घटिया बना दिया था, और कुछ हवालों में उसने अपने आप को कमाल कर दिया था, यानी ही इज ऑफ द वेरी डबल नेचर एंड दैट द ओनली गॉड इज कॉम्पिटेंट टू जज। कहता कि ये उसकी कि वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, अच्छा था या बुरा था, कहता है ये सिर्फ गॉड ही जज कर सकता है। Because of the strange mixture of intellectual strength and moral weakness that is in them ना, क्योंकि इंसान जो है वो एट द सेम टाइम अच्छाई के भी मंबे होते हैं और बुराई के भी मंबे होते हैं। तो बेकन कब पैदा कब हुआ, अब हम उसकी ज़रा लाइफ देखते हैं। बेकन वॉज द सन ऑफ द सर निकोलस बेकन,
Lord Keeper of the Seal, and the learned Anko, sister-in-law of the Lord Burleigh, the greatest of the Queen's statement. From these connections as well as the native gifts he was attracted to the court। यानी उसका जो उस वक्त के किंग्स एंड क्वींस था उनके साथ कोर्ट की तरफ उसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी। He was attracted to the court, and as a child, he was called by Elizabeth her little Lord Keeper. At 12, he went to the Cambridge. Cambridge में पढ़ने के लिए गया, but left the university after 2 years, declaring the whole plan of education to be radically wrong. कि वो उसे पढ़ना नहीं चाहिए. And the system of Aristotle, which was the basis of all philosophy in those days. वो बेसिकली साइंटिफिक टेंडेंसी रखता था, साइंटिफिक ओरिएंटेशन थी उसकी नॉलेज की तरफ, जबकि कैम्ब्रिज में उस वक्त टोटली अरिस्टोटल फिलॉसफी के ऊपर पढ़ाया जा रहा था डिडक्टिव के हवाले से। डिडक्शन की चीज़ें जो है ना आप ब्लाइंडली जो है फॉलो अप करें, जबकि वो साइंस का बंदा था, रीज़न का बंदा था, तो इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। और इसे to be a childish disillusion, since in the course of the centuries it has produced no fruit but only a jungle of dry and useless branches, strange even for a sophomore of the 14, यानी 14 साल का बच्चा था, उसके लिए अजीब सा लगता है, thus to condemn the whole system of the universities, but such as the boy and the system, यानी इतना वो जीनियस था कि उसने 14 साल की उम्र में ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये सिस्टम के साथ कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं। Near here, in order to continue his education, he accompanied the English ambassador to France. यानी वो फ्रांस में एम्बेसडर भी बना, where he said to have subsided himself chiefly with the practical studies of stat and diplomacy. तो he was more interested in diplomacy and stat. साइंस के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। 2 years later, he was recalled to London by the death of his father. Without money and naturally with the expensive taste, इन उसके टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फ्रांस यार, फ्रेंच जो है उस वक्त वैसे भी अपने टेस्ट के हवाले से, लिटरी टेस्ट के हवाले से भी और पॉलिटिकल टेस्ट के हवाले से भी और लग्जरी एंड लाइफ के टेस्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ही अप्लाइड टू हिज अंकल बर्लिक्स फॉर अ lucrative position. It was in this application that he used the expression so characteristics of the Elizabethan age that he had taken all the knowledge for his province। ना ये कहा जाता है कि उसने सब कुछ पढ़ रखा था। हमने पीछे भी बात की है कि जो रेनेसेंस एज थी या एलिज़ाबेथन एज थी उसमें लस्ट फॉर नॉलेज जो था दैट वाज एट इट्स पीक। बर्लिक्स हु मिसजज्ड हिम एज अ ड्रीमर एंड सेल्फ सीकर, यानी उसका जो चचा था वो ये समझता था कि ये ऐसे महज ख्वाब देखता है और सेल्फ सीकर है, इसमें इसमें प्रैक्टिकल वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। नॉट ओनली रिफ्यूज टू हेल्प हिम एट द कोर्ट बट सक्सेसफुली अपोज्ड हिज एडवांसमेंट बाय द रिफ्यूज बाय द एलिज़ाबेथ। क्वीन एलिज़ाबेथ को भी उसने कहा कि आप इसकी हेल्प ना करें, ये वैसे ऐसे ख्वाब देखता है। That he had not lost his philosophy in the masses of the law is shown by his tract, written about this time on the greatest birth of the time। ये उसने ऐसे लिखा, which was a plea for his inductive system of philosophy। बच्चे इंडक्टिव और डिडक्टिव फिलोसफी दो हैं, टू टाइप्स की हैं। एक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का माना है इंडक्टिव और दूसरी का है डिडक्टिव। डिडक्टिव का माना ये होता है कि पहले हम रूल जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इस्टेब्लिश करते हैं नॉलेज में। फॉर एग्जांपल पहले हम टेंसेस जब पढ़ाने लगते हैं तो पहले हम बता देते हैं कि ये एस या ई एस आता है, सिंगुलर वर्ब हो तो वो सारी वो होगा। इसे डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। और इंडक्टिव अप्रोच वो होती है कि पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम नॉलेज डिड्यूस वो करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। तो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द इंडक्टिव सिस्टम ऑफ फिलोसफी, रीजनिंग फ्रॉम मैनी फैक्टर्स टू वन लॉ rather than from an assumed law to particular facts, which was the deductive method that has been in the use for centuries ना। in his famous ये उसकी scientific tendency को जाहिर करता है। In his famous plea for the progress, Bacon demanded three things: the free investigation of nature, the discovery of the facts instead of theories, ना कि चीज़ें जो है facts वो देखे जाएं ना कि theories के ऊपर बेस किया जाए, क्योंकि theories के हवाले से देखे जाएं तो theories हमेशा से wrong होती आई है। पहले ये थ्योरी थी कि सूरज जो है वो घूमता है ज़मीन के इर्द गिर्द,
गलीलियो गलीली को इसी बात की सज़ा देगी। गलीलियो ने कहा था नहीं, सूरज स्टैटिक है, ज़मीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो गलीलियो गलीली को इस वजह से सज़ा के तौर पर मतलब मार दिया गया था, क्रूसीफाइड कर दिया गया था। तो उसने ये 3 पॉइंट्स दिए कि फ्री इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर होनी चाहिए, और द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ द थ्योरी, और वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स बाय एक्सपेरिमेंट रादर देन बाय आर्गुमेंट, कि दलील ना दी जाए। हम कहते हैं ना कि मैं इसलिए उसका मुखालिफ हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह आर्गूमेंट के साथ, और जिसे बहस बराए बहस कहते हैं या मुखालफत बराए मुखालफत की फ़िलासफ़ी कहते हैं, कि उसके ऊपर हमें काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्सपेरिमेंट से फैक्ट्स जो है वो वैलिडेट करने चाहिए। इन आवर डे दीज आर द ABC ऑफ द साइंस। हमारे दौर में आज वो साइंस की ABC माने जाते हैं, बट इन बेकन्स टाइम दे वर सीन रेवोल्यूशनरी। उस वक्त बेकन के लिए ये बड़े रेवोल्यूशनरी थे। As a lawyer, he became immediately successful. His knowledge and power of pleading became widely known. यानी किस तरह वो कन्विंस करता था और सक्सेसफुली कन्विंस करता था। एंड ही हैड ऑलमोस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर दैट जॉनसन रोड, जॉनसन ने उसके बारे में लिखा, द फियर ऑफ एवरीवन दैट हर्ड हिम स्पीक वाज दैट ही शुड मेक एन एंड। जो कोई भी उसको सुनता था, जिस अंदाज में भी, ऐसे लगता था कि अगला बंदा हार जाता था उसके सामने, उसके आर्गूमेंट्स के सामने। The publication of his essays added greatly to his fame, but Bacon was not content. His head was buzzing with the huge schemes, the pacification of unhappy Ireland, and the simplification of English law. ये जब वो बतौर लॉ के तौर पर उसकी कंट्रीब्यूशन है, the reforms of the church and the study of the nature, the establishment of the new philosophy. Meanwhile, sad to say, he played the game of politics for his personal advantage ना। यानी एट द सेम टाइम उसने ये चीज़ें, अगर वो अपनी ज़ातियात उसमें इन्वॉल्व ना होती तो शायद वो बहुत बड़ा ग्रेट रिफॉर्मर होता। रिफॉर्मर कहते हैं इसलाह करने वाले को, लेकिन चूंकि उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे तो इस वजह से वो रिफॉर्मर के स्टेज तक ना पहुंच सका। The reforms of the church, he devoted himself to Essex, the young and the dangerous favorite of the queen, won his friendship, and then used him skillfully to better his own position. When the earl was tried of the treason कहते हैं गद्दारी को, it was partly at least through Bacon's effort that he was convicted and beheaded, उसका सर उतारा गया, and then Bacon claims to have been acquitted by a high sense of justice। यानी इसको भी एक्यूट किया गया, मुल्ज़िम शरी के मुल्ज़िम ठहराया गया। We are not convicted that he understand either justice or friendship in appearing as Queen's counsel against the man who had been befriended him. His cold-bloodedness and the lack of moral sensitiveness appears even in his essays on love and friendship। लव एंड फ्रेंडशिप उसके 29 एसेज हैं, उनमें से ये एक पहला पहला जो है वो डेथ है, और उनमें से एक लव एंड फ्रेंडशिप भी है। तो लव में वो ये कहते हैं कि लव जो है वो प्योर लव नहीं होनी चाहिए, बट इट शुड बी, इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इसी तरह फ्रेंडशिप में भी वो कहते हैं कि अगर फ्रेंडशिप में टोटली प्योरली होगी तो वो फ्रेंडशिप जल्दी टूट जाएगी। यानी वो मोरालिटी और मटेरियल को थोड़ा सा मिक्स करके, यानी कि बंदे को थोड़ा सा बेईमान भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। ये बेकन की बेसिक फलसफा था। इंडीड, फॉर एग्जांपल डेथ के हवाले से वो बात करता है, कहता है मौत से नहीं भी डरना चाहिए, लेकिन मौत से डरना भी चाहिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है, और मौत से डरना इसलिए नहीं चाहिए कि एक दिन ज़रूर आनी है। तो उसका इस तरह का फलसफा है। इंडीड वी कैन अंडरस्टैंड हिज लाइफ ओनली अपॉन द थ्योरी what his intellectually left him cold and dead to the higher sentiments of our humanity। यानी उसे हायर सेंटिमेंट्स जो ऑफ ह्यूमैनिटी वो होते हैं कि जहाँ पे बंदा अपनी ज़ात नहीं देखता, सिर्फ दूसरों की ज़ात देखता है, लेकिन यहाँ पे उसने दूसरों की ज़ात भी देखी और अपनी ज़ात को भी देखी। बेकन के वर्क्स जो हैं, बेकन फिलोसॉफिक वर्क जो है एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग है एंड नोवम ऑर्गेनम है, will be the best understood in connection with the Insteriomago, great institution of the true philosophy of which they were the parts। ये वाला जो इन सेंटारियो है was never completed, but the very idea of the work was magnificent, and to sweep away the involved philosophy of the schoolmen and the educational system of the universities, and to substitute a single great work which could be completed education
a rich storehouse for the glory of the Creator and for the relief of the man's acetate. The objective, the objective of his education was to bring practical results to the people instead of a little selfish culture and much useless speculation, which he conceived were only products of the universities. Concerning the best of his these essays, उसके बेकन के essays हैं, there are so many opinions that they, there are readers, and what can get out of them depends largely upon his own thoughts and intelligence. यानी कि उसकी लाइफ उसके essays में हर किसी के लिए नसीहत है, एक माली के लिए भी है, एक बादशाह के लिए भी है, एक बिजनेसमैन के लिए भी है. एवरी मंथ एवरी वन कैन गेट एडवाइस फ्रॉम द essays of the Bacon. In this respect, they are like that the nature to be Bacon's directed man's thoughts. The whole volume may be read through an evening. यानी एक ही शाम में आप बैठकर उसका पूरा वॉल्यूम पढ़ सकते हैं. But after one has read a dozen times, he still finds as many places to pause and reflect at the first reading. यानी जब कभी भी वो उसके सामने आता है ऐसे को तो कई कई बार पढ़ने को दिल करता है. If one must choose out of such a storehouse, we must suggest कि हमें उसके एसेज में से अगर पढ़ना भी हो तो उसका एक ऐसे है ऑफ स्टडीज, ऑफ गुडनेस, ऑफ रिचेस, एथिज्म, यूनिटी एंड रिलीजन, एडवर्सिटी, फ्रेंडशिप, and great place and great place as an introduction to the Bacon's word-wise philosophy. उसके बाद हम मिसलिनियस वर्क्स हैं. बेकन के अलावा भी जो राइटर्स थे उनमें इम्पोर्टेंट नाम है सिडनी का, रॉल का. among the prose writers of his wonderful literary age, there are many others that deserve passing notice. वो minor से poet हैं, though they fall far below the standards of Bacon and the Hooker. Sir Philip Sidney का नाम उसमें मशहूर है, who has already been considered as a poet and is quite well known by his prose works. Arcadia इस एज का इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क है जिसमें जो कि पेस्टोरल रोमांस है. पेस्टोरल कहते हैं देहाती पस मंज़र में. एंड द डिफेंस ऑफ पोएजी, वन ऑफ द आवर अर्लीस्ट लिटरेरी एसेस. सिडनी whom the poet Shelley has eulogized, उसे बहुत ज़्यादा उसने रोमांटिसाइज किया, रिप्रेजेंट्स द होल रोमांटिक टेंडेंसी ऑफ हिज एज, while Sir Walter Raleigh जो था represents this its adventurous spirit and activity. The life of the Raleigh is an almost incomprehensible mixture of the poet, scholar, and adventurer, now helping the Teutons and struggling Dutchin in the Europe, and now leading with the expedition. यानी कभी वो किसी के हेल्प आउट कर रहा है. जो सिडनी था वो बेसिकली जंग में मारा गया था, शायर था, जंग में मारा गया. There are the patriarchal attempts to capture the gold-laden Spanish galleons, one moment sailing the high seas, in the other freedom, the next writing history and the poetry to solace his imprisonment. Such a life in itself is a volume for more interesting than anything that he wrote. He is the restless spirit of the Elizabethan age personified. जॉन फॉक्स जो है वो इम्पोर्टेंट नाम है. जॉन फॉक्स 1516 में पैदा हुआ और 1587 में उसकी डेथ हो गई है. ये भी माइनर प्रोज राइटर है. Fox will be remembered always for his famous book of the Martyrs, a book that our elders had gave to us on Sundays when we were young, thinking in good disciplines for us to afflict our souls. ये बेसिकली उसके प्रोज को की तारीफ की गई है कि उसने हमें तब एक ऐसी किताब दी जब हम यंग थे और हमें पढ़ने की ज़रूरत थी. When we wanted to be a roaming the sunlight fields, and when in our enforced idleness we would, in our own taste in the matter has been consulted, have made good shift to be quiet and happy with Robinson Crusoe. So we have a gloomy memory of the fox. यानी उसकी किताब में से बाहर की तफसीर भी मिलती है, घर भी बैठ के बंदा पढ़ सकता है. And something of a grievance which prevent as just appreciation of his work. फॉक्स हैड बीन ड्रीमन आउट ऑफ द इंग्लैंड बाय मैरी एंड प्रोसिक्यूशन. फॉक्स को भी निकाल दिया गया था. ये उसकी बेसिकली पर्सनल लाइफ है. एंड इन ए वॉन्डरिंग बट डालीजेंट, ये वाली उसकी दरबार से निकाला जाना, बाहर घूमना, ये उसकी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट होता है. एंड इन ए वॉन्डरिंग बट डालीजेंट लाइफ
on the continent, he conceived the idea of writing a history of the prosecution of the church from the earliest days to his own. कि किस तरह चर्चेज में से लोगों को निकाला गया. The part relating to England and Scotland was published in Latin in 1559 under the title as sonorous and impressive as the Roman officers for the dead. ये किताब का नाम था. On his return to England, Fox translated this work, calling it Acts and Monuments, but it soon became known as the Book of Martyrs. उसी किताब का नाम उसने पहले लैटिन में लिखा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसका नाम था एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, और लेटर ऑन उसको नाम पड़ गया बुक ऑफ मार्टायर्स. सो इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज. फॉक्स का जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है वो बुक ऑफ मार्टायर्स है. Fox's own bitter experience causes him to write with more heat and indignation than his saintly theme would warrant, and the holy tone sometimes spoils a narrative that would be impressive in its bare simplicity. Nevertheless, the book has made for itself a secure place in our literature. It is strongest in its record of the humble men like Roland Taylor and Thomas Hobbes, whose sublime heroism, but for this narrative, would have been lost amid the great names and the great events that filled the Elizabethan age. दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो कैडमैन एंड नॉक्स का है कि इसमें साइलेंट है. टू हिस्टोरियन थे. ये अगर आप देखें कि हिस्टोरियन इस एज में एसे और हिस्ट्री राइटिंग जो है डेवलप हुई है, तो अल्टीमेटली इससे नॉवल राइटिंग की बुनियाद पड़ी. टू हिस्टोरियन विलियम केडमैन एंड जॉन नॉक्स stand out prominently among the numerous historical writers of the age. Caedmon's Britannia, ये monumental work था, important work था, which makes the beginning of a true antiquarian research in the field of history. And his Annals of the Queen Elizabeth is worthy of as for higher place than thus for has been given it. John Knox, the former इन हिज हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड. बच्चे ये किताब का नाम अमूमी तौर पर पूछा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड किसकी किताब है, तो ये जॉन नॉक्स की है. has some very vivid portrait of his helpers and enemies, and the personal and aggressive elements enter too strongly for a work of history. But the autobiographical parts show rare literary power. His account of his famous interview with Mary Queen of Scots is clear-cut as cameo, and shows the man's extraordinary power better than the whole volume of biography. इसमें उसकी उनकी अपनी ज़ाती जो biographical touch है वो भी है. Such scenes make one wish that more of his time had been given to literary work rather than to disputes and the trouble of his own Scottish kid. हाँ, ये अब थोड़ी सी समरी है एलिज़ाबेथन एज की, जो हमने एलिज़ाबेथन एज में प्रोज कैसी थी, ड्रामा कैसा था, पोइट्री कैसी थी, ये टोटल सारी एज की थोड़ी सी समरी है. समरी ऑफ द एलिज़ाबेथन एज. दिस पीरियड इज जनरली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर लिटरेचर. ये याद रखिएगा कि दिस इज द वेरी रिच literature of our English literature. Historically, we note in this age the tremendous impetus received from Renaissance, from the Reformation, and from the exploration of the New World. It was marked by a strong national spirit. ये points हैं basically. इसमें new exploration of the New World थी, Renaissance में Reformation थी. Reformation से मुराद हर चीज़ की रिफॉर्मेशन के लिए आवाज़ बुलंद की कि मज़हब को रिफॉर्म किया जाए, पॉलिटिक्स को रिफॉर्म किया जाए, जो और सोशल कस्टम्स थे उनको रिफॉर्म किया जाए. तो रिनेसेंस का बेसिकली माना यही है कि रीबर्थ ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग. इट वॉज मार्क्ड बाय द स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट. इसमें नेशनल स्पिरिट जिसे पैट्रियाटिज्म कहते हैं, तो वो पीक पर थी. और बाय रिलीजियस टॉलरेंस, ये हमने पिछले लेक्चर में बात भी की थी. by social content and by intellectual progress and by unbounded enthusiasm. थी बहुत ज़्यादा enthusiastic, जो public थी वो enthusiastic थी, काम करना चाहती. Such an age of the thought, feeling and vigorous action find its best expression in the drama, and the wonderful development of the drama culminating in Shakespeare is the most significant characteristics of the Elizabethan age. Though the age produced some excellent prose work, it is essentially an age of poetry. यानी अगरचा हमने
बेकन के हवाले से बात की है कि बेकन का प्रोज जो है वो बेहतरीन प्रोज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस एज की डोमिनेंट क्वालिटी है वो पोइट्री है और ड्रामा है। एंड द पोइट्री इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स वेराइटी एंड इट्स फ्रेशनेस, इट्स यूथ एंड रोमांटिक फीलिंग्स। Both the poetry and the drama were permeated by the Italian influence, यानी Renaissance ड्रामे के ऊपर और Renaissance शायरी के ऊपर, पोइट्री के ऊपर शेक्सपियर ने जो शायरी की या शेक्सपियर की एज में जो शायरी लिखी गई और या जो शेक्सपियर के ड्रामे हैं या उसकी एज में जो और ड्रामे लिखे गए उनके ऊपर इटालियन इन्फ्लुएंस था। इटालियन से मुराद इटालियन लिटरेचर का टेस्ट, यानी कि कंट्री का पॉलिटिकल तो नहीं लेकिन लिटरेचर के हवाले से टेस्ट इटालियन इन्फ्लुएंस था, विच वॉज डोमिनेंट इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द चासर टू रेस्टोरेशन। ये और अगले वाली जो है दैट इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन एज। The literature of this age is often called the literature of Renaissance, though we have seen the Renaissance itself began with much earlier and for the century a half added very little to our literary position. तो इसमें प्रोज में बेकन आ गए। शेक्सपियर के ये इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। शेक्सपियर के जो प्रेडिसेसर्स थे जो उससे पहले आए उनके नाम है। प्रेडिसेसर का माना जिन्होंने शेक्सपियर को बुनियाद प्रोवाइड की थी, प्रेडिसेसर का माना थे अबाउ अजदाद। रिनेसेंस में ये बड़े नाम इंपॉर्टेंट है, इनको यूनिवर्सिटी विट्स भी कहा जाता है। लिली, केट, नैश, पीलेट, ग्रीन, मार्लो, इनको यूनिवर्सिटी विट्स भी कहते हैं और ये शेक्सपियर के प्रेडिसेसर्स थे। The types of drama which they experimented, the Marlowe उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था वन मैन टाइप ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ द पैशन एंड पॉपुलर क्रॉनिकल प्लेस। क्रॉनिकल का जो मैंने हिस्ट्री के हवाले से है, द डोमेस्टिक ड्रामा एंड द कोर्ट ऑफ द लिलियन कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, ये वाले थे। और क्लासिकल प्लेस जो लिखे गए उनमें मेलो ड्रामा था। मार्लो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द शेक्सपियर्स प्रेडिसेसर। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि सारा इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो का वो शेक्सपियर के ऊपर है। कहा भी जाता है कि शेक्सपियर दाई नेम इज मार्लो, और मार्लो इज कंसीडर्ड एज द लिटरेरी फादर ऑफ विलियम शेक्सपियर। हिज फोर प्लेस आर टेम्बरलेन, फास्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकेंड। जबकि शेक्सपियर और उसकी लाइफ एंड वर्क्स जो हैं ये वो हमने पहले अलग लेक्चर में पढ़ी है। और फिर शेक्सपियर के सक्सेसर जो ड्रामाटिस्ट आए हैं उनमें बेन जॉनसन का नाम है, ब्योमेंट का है, फ्लिट्जर का है, वेबस्टर का है, मिडल्टन का है, हेवुड का है, डिकर का है। एंड द रैपिड डेक्लाइन ऑफ द ड्रामा, और इसके साथ ही बड़ी तेज़ी से ड्रामा जो है वो डेक्लाइन हो गया। मैंने जो लेक्चर नंबर 2 दिया था उसमें मैंने यही बात की थी कि शेक्सपियर की डेथ के साथ ही ड्रामे की डेक्लाइन शुरू हो गई। बेन जॉनसन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस ग्रुप। हिज चीफ कॉमेडीज आर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और एक और है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, और द साइलेंट वुमन एंड अल्केमिस्ट है। हिज टू एक्सटेंट ट्रेजेडीज जो हैं वो सेजुनस है एंड कैटी लाइन। ये इतना ही है मेरे ख्याल में। अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी रिनेसेंस एज के हवाले से।